हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और आज बेटे नया अध्याय लेकर अपन आए हैं और ये अध्याय नंबर 15 है और जैव विविधता और इसका संरक्षण, यानी बेटे बायो कंजर्वेशन, डाइवर्सिटी एंड बायो कंजर्वेशन। तो बेटे इसके अंदर अपन बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले बेटे अपन ने जो लिया था वो लिया था यहाँ पर, यानी इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो लेक्चर था बेटे खनिज चक्रण। वो आई होप आपने याद कर लिया होगा कि खनिज चक्रण होता है क्या है बेटे, कि किसी भी इकोसिस्टम के जो विभिन्न घटक होते हैं उनमें पोषक तत्वों की जो गतिशीलता है उस गतिशीलता को खनिज चक्रण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है बेटे, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में बेटे ध्यान रखना नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आती है। और बेटे अवसादी चक्र के अंदर वो फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम आता है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके अंदर अपन ने कार्बन साइकिल को रीड किया और फिर फॉस्फोरस साइकिल को रीड किया। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटे नए अध्याय का रहेगा और उसमें सबसे पहले अपन लेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो बेटे डाइवर्सिटी का माने क्या होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न होता है ना। जैसे भारत में या किसी भी विश्व में अलग अलग आवास है बेटे, तो धरती के अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप और जीवों की भिन्न भिन्न जातियां या भिन्न भिन्न जो है क्या कहते हैं प्रजातियां होती है, इसे बेटे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि किसी एरिया के अंदर बेटे फला फला जीव ज्यादा होता है, कुछ जीव कम होते हैं, या न्यू देख लो बेटे भूमि के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जीवों की संख्या पाई जाती है, तो इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। भारत का जो बेटे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व में 7वां स्थान है, ये याद रखना बेटे। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो 2.3 है और भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है वह विश्व की बायोडाइवर्सिटी से 8.1% है। भारत के अंदर बेटे ये याद रखना, यानी जो है पूर्व हिमालय है बेटे, तो यह आपको याद रखना है कि एक तो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार है। यहाँ पर बेटे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मैं आपको 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी और गामा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी के अंदर बेटे आपको याद करना होगा कि किसी एक समुदाय या एक आवास में पाए जाने वाले जीवों की विविधता, तो ये तो बेटे अल्फा कहलाएगी। बीटा बायोडाइवर्सिटी जो होगी बेटे 2 या 2 से अधिक समुदाय या आवासों में पाए जाने वाले जीवों की विविधता। और गामा जो बायोडाइवर्सिटी है वह पृथ्वी के किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। तो आइए बेटे यहां पर अपन देखते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा जैव विविधता, लेक्चर नंबर 1। अब इसमें अपन सबसे पहले बेटे मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको इसका, कि यहां पर जैव विविधता क्या है। जैव विविधता यानी इसको आप याद रखेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि बेटे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इसका पहला पॉइंट याद रखना बेटे, यानी पृथ्वी कि किसी आवास पर या अलग अलग आवास पर, पृथ्वी के अलग अलग आवास पर उपस्थित पादप व जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पृथ्वी के अलग अलग आवास पर उपस्थित पादप व जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती बेटे, इन विभिन्नताओं को कहा जाता है जैव विविधता, है ना। इन्हें क्या कहा जाएगा, जैव विविधता कहा जाता है। तो ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट बेटे याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये याद रखना बेटे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में
7वां स्थान है। यह भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें अपन तो बेटे भारत का विश्व में 7वां स्थान माना गया है, तो यह आपको याद रखना है। सेकंड बेटे आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.3% तथा बायोडायवर्सिटी 8.1% है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि बेटे भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 7वां स्थान ये भारत रखता है, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.3% तथा भारत की जो डाइवर्सिटी है ये विश्व की डाइवर्सिटी का 8.1% है। तो बेटे ये यहां से आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। उसके बाद में यहां पर याद रखना है बेटे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है यह पूर्वी हिमालय के अंदर मिलती है, या पश्चिमी घाट के अंदर मिलती है, या अंडमान के अंदर मिलती है। तो ये ध्यान रखना बेटे, यहां पर भारत में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट, ये बेटे भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट भी हैं, है ना। हॉट स्पॉट यानी तप्त क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं, जहां पर सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडायवर्सिटी के प्रकार आप देख लीजिएगा बेटे, यानी टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो इसमें पहली जो डायवर्सिटी है ये डायवर्सिटी याद रखना बेटे अल्फा बायोडायवर्सिटी। ये जो अल्फा बायोडायवर्सिटी है इसमें बेटे क्या किया जाता है, एक ही समुदाय या आवास के जीवों में विभिन्नता, एक ही समुदाय या आवास में उपस्थित जीवों की विभिन्नताएं या जीवों की विविधता, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अल्फा बायोडायवर्सिटी का माने एक ही समुदाय या एक ही आवास में पाए जाने वाले जीवों की विविधता। इसी तरह से बेटे दूसरा याद करना बीटा बायोडायवर्सिटी। बीटा बायोडायवर्सिटी, तो यहां थोड़ा सा याद रखना है, यानी दो या अधिक समुदाय या फिर आवास में उपस्थित जीवों की विविधता। तो ये याद रखना बेटे कि अगर दो या दो से ज्यादा समुदाय या आवास में जीवों की विविधता देखने को मिले तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे बेटे बीटा बायोडायवर्सिटी। इसी तरह से बेटे यहां पर तीसरे नंबर पर है गामा बायोडायवर्सिटी। यानी बेटे गामा बायोडायवर्सिटी। तो गामा बायोडायवर्सिटी के अंदर बेटे पृथ्वी के किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या या विविधता। तो ये आप देख लें बेटे कि बायोडायवर्सिटी के दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार में पहला अल्फा बायोडायवर्सिटी जो एक ही समुदाय या आवास में उपस्थित जीवों की विविधता को दर्शाती है, और एक होगी बेटे बीटा बायोडायवर्सिटी जो दो या अधिक समुदाय या आवास में उपस्थित जीवों की विविधता को दर्शाएगी, और एक होगी बेटे गामा बायोडायवर्सिटी जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर मौजूद जीवों की विविधता को दर्शाएगी। उसके अलावा बेटे बायोडायवर्सिटी को मैं तीन प्रकार का और आपको बताऊंगा। एक तो जेनेटिकली बायोडायवर्सिटी होगी,
एक इवोल्यूशनरी बायोडाइवर्सिटी होगी और एक स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होगी। तो इस तरह से बेटे यहाँ पर अपन को इस लेसन का अध्ययन करना है। तो आइए बेटे अपन शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का पहला जो टॉपिक है वो ये है बेटे कि हमारे जीवन की अति विश्वास ही विविधता होगी। यानी बेटे हमारे जीवन का जो अति विशाल, यानी हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। यानी बेटे हमारे जीवन में कई प्रकार की विविधताएं, बेटे एक बार फिर मैं रिपीट कर लूं, विविधता का माने होता है डिफरेंट, भिन्न भिन्न। तो इस धरती पर अलग अलग आवास में अलग अलग पादप और जंतुओं के जीवों की विविधताएं पाई जाती है। या यूं कह सकते हो कि धरती पर बेटे पौधे और जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां निवास करती है। किसी जगह पर कम संख्या में होती है, किसी जगह पर ज्यादा संख्या में होती है। तो ये जो डिफरेंट होता है पादप और जीवों का अलग अलग आवास में, तो पृथ्वी के अलग अलग आवास में पाए जाने वाला पादप और जंतुओं का ये डिफरेंट अलग अलग जो है बेटे इनका जो संख्या है या जाति है, तो इसी को कहा जाता है जैव विविधता। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी आवास में जो है मछली भी 100 पाई जाएगी तो रेबिट भी 100 होंगे, मनुष्य भी 100 होंगे, ऐसा फिक्स नहीं है बेटे। किसी भी आवास में किसी की संख्या बढ़ सकती है, किसी की संख्या घट सकती है, किसी जाति ज्यादा संख्या में होगी, कोई जाति कम संख्या में होगी। तो यही तो बायोडाइवर्सिटी है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर बेटे यानी मनुष्य में आप देख लीजिएगा अलग अलग जातियों के जो है बेटे यहाँ पर निवास करते हैं मनुष्य। तो मनुष्य में भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। कोई किस भाषा को मानने वाला है, कोई किस धर्म को मानने वाला है। तो यही तो खूबसूरती है बेटे हमारे इंडिया की कि यहाँ पर भी मनुष्य जो है एक बायोडाइवर्सिटी की फॉर्म में रहता है, जहां पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले कई सारे व्यक्ति इस भारत देश में रहते हैं। तो यही बायोडाइवर्सिटी है जहां पर किसी आवास के अंदर अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संख्या के अंदर जीव हैं। तो यहां अपन को ये देखना है। मैं आपको बता दूं बेटे कि जंतु जो हैं वो दुगनी संख्या में यहां मिलते हैं, पादप बेटे कम संख्या में मिलते हैं, है ना। जंतुओं के अंदर भी बेटे जो मछली वर्ग है वो वैसे तो ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कीट वर्ग आता है। कोर्डेटा के अंदर मछलियां ज्यादा मिलेगी और उधर एम्फीबिया और स्तनधारी कम मिलेंगे। तो यहां आप देखिएगा बेटे कि जिनके यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, मानव के लिए ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां जिनके साथ साथ हम रहते हैं हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ेगी। मतलब बेटे जिन जातियों के साथ में जिस आवास में हम रहते हैं उसी आवास के अंदर बेटे अलग अलग जातियां भी पाई जाती है। तो आप ये जानकर आश्चर्य रह जाओगे कि कितनी कितनी जातियां पाई जाती है हमारे आसपास के आवास में। तो आप देखो बेटे तीसरे पॉइंट में एनसीईआरटी आपको ये बताती है कि सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर, ये याद रखना, 20,000 तो बेटे चींटियों की जातियां पाई जाती है, 3 लाख जो है बिटिल की जातियां पाई जाती है, 80,000 मछलियों की जातियां तथा 20,000 से अधिक पादपों की जातियां पाई जाती है। तो ये तो एक एनसीईआरटी का आंकड़ा है बेटे, वरना तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जातियां पाई जाती है। और पादपों में जिम्नोस्पर्म में सबसे कम जातियां पाई जाती है और एंजियोस्पर्म में बेटे सर्वाधिक जातियां पाई जाती है। तो आप देख लो बेटे चींटियों की जातियां तो है 20,000 के लगभग, बिटिल की जातियां हैं 3 लाख के लगभग, क्योंकि कीट है और कीट सर्वाधिक जातियों में पाई जाने वाली संख्या है बेटे धरती पर। उसके अलावा मछलियों की 28,000 के लगभग और साथ में जो ऑर्किड का प्लांट है वो लगभग 20,000 के लगभग पादप जातियां यहां पर देखने को मिलती है। आगे आप देखिएगा बेटे कि हमारे जैवमंडल में न केवल जाति स्पीशीज स्तर पर वरन जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के वृद्ध अणु से लेकर और बायोम तक विविधता देखने को मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जैवमंडल के अंदर बेटे जो केवल जाति पर ही जैव विविधता मिलेगी, हमें जैवीय संगठन के आधार पर भी जैव विविधता है। अब ये जैवीय संगठन क्या है बेटे, जिसको बायो कंपोजिशन कहेंगे, यानी जैवीय संगठन। जैवीय संगठन, तो जैवीय संगठन में बेटे ये शुरू ऐसे होता है कि प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म से मिलकर यहाँ पर सेल बनती है, सेल से मिलकर बेटे यहाँ पर ये टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर यहाँ पर ये ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलकर यहाँ पर बेटे
ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर यहाँ पर पूरी बॉडी बनती है, याद रखना। और बॉडी बनकर बेटे पॉपुलेशन, देखो यानी यहां पर जीव द्रव्य से लेकर कहां तक जाएगा, बायोम तक। कैसे जा रहा है, बॉडी, बॉडी से मिलकर क्या बनेगी बेटे, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, जनसंख्या से मिलकर क्या बनेगा बेटे, कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी समुदाय बनेगा, और समुदाय मिलकर क्या बनाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा, और इकोसिस्टम से मिलकर यहाँ पर बन जाता है बायोम, क्योंकि कई सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे बेटे, एक बायोम बनाएंगे जिसे जियोम भी कहा जाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो जैव विविधता है वह केवल जाति स्तर पर ही नहीं रहती, बल्कि बेटे जैवीय संगठन के आधार पर भी जैव विविधता देखने को मिलती है। और ये कहाँ से शुरू होगी कि कोशिकाओं में बेटे ये वृहद अणु होते हैं, यानी इसको आप मैक्रोमोलिक्यूल, जो कहाँ मिलेंगे आपको, प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में। तो वृहद अणु से लेकर और बायोम तक विविधता मिलेगी। तो बेटे प्रोटोप्लाज्म ने मिलकर सेल, सेल ने मिलकर टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर अंग बनाया, अंग ने मिलकर अंग तंत्र बनाया, अंग तंत्र से बॉडी बनी, और बॉडी एक जैसे जीवों की बॉडी जब मिलेगी तो बेटे क्या बनाएगी, जनसंख्या। जब जनसंख्या आपस में मिलेगी तो क्या बनेगा बच्चों, समुदाय बनेगा, और जब समुदाय आपस में मिलेगा तो इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम, कई एरिया का जो इकोसिस्टम मिलेगा तो भी बहुत बड़ा बेटे क्षेत्र बन जाएगा, जिसको बायोम कहते हैं। यही तो बायोडायवर्सिटी है। तो बायोडायवर्सिटी बेटे यानी जातीय स्तर पे भी बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी, और जैवीय संगठन के स्तर पर भी बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी, जो मैक्रो यानी वृहद अणु से लेकर बायोम तक विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता का जो शब्द है वह एडवर्ड विल्सन के द्वारा जैवीय संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए दिया गया है। तो यह भी याद करना बेटे कि जो बायोडायवर्सिटी शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया, एडवर्ड विल्सन, और किसको समझाने के लिए, जैवीय संगठन। तो ये जो मैंने यहाँ पर बताया बेटे, ये जैवीय संगठन है जिसके बारे में जो है एडवर्ड विल्सन ने बायोडायवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें अति महत्वपूर्ण निम्न है। अब देखो बेटे, यहां मैं आपको बता रहा हूं ये बायोडायवर्सिटी है। अब बायोडायवर्सिटी में सबसे पहले आता है जेनेटिक डायवर्सिटी, यानी पहले है आनुवांशिकता विविधता। तो बेटे जो आनुवांशिकता विविधता होगी यह आनुवांशिकता के आधार पर होगी, जो जैव विकासीय विविधता होगी वह इवोल्यूशन के आधार पर होगी, जो जातीय विविधता होगी वह जातीय के आधार पर होगी। तो यहां दे रखा है पहले यानी जेनेटिक्स बायोडायवर्सिटी, एक जाति की आनुवांशिक लेवल पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। ये तो आपको भी पता है कि बेटे एक जाति पर, एक जाति की जो आनुवांशिकी स्तर है, जैसे मानव प्रजाति है, लेकिन मानव प्रजाति में भी बेटे आनुवांशिकी लेवल एक जैसा नहीं है। यही कारण है कि सबके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग आती है। तो ये याद रखना बेटे कि एक ही जाति की आनुवांशिकी लेवल पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ आपको देना याद करना है कि हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला एक औषधीय पौधा है बेटे राउल्फिया ओमिटोरिया के आनुवांशिकी विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता और सांद्रता से संबंधित हो सकती है। यानी बेटे ये जो राउल्फिया ओमिटोरिया है, इसके राउल्फिया सर्पेंटिना का तो नाम सुना ही होगा बेटे, जिससे एक तरह से जिसको सर्प गंधा कहते हैं अपन, इससे एक एल्कलॉइड प्राप्त होता है रेसरपिन। इसे पागलों की दवा भी कहते हैं, और ये सांप के काटने में भी इसका इलाज किया जाता है। तो बेटे यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जो राउल्फिया सर्पेंटिना है, इससे बेटे अलग अलग तरह के रेसरपिन मिलते हैं जिनकी क्षमता और सांद्रता अलग अलग होती है। तो इससे ये पता लगता है कि बेटे जो पौधा है राउल्फिया और ओमिटोरिया, इसकी आनुवांशिकी संरचना अलग अलग होती है। तो बेटे आनुवांशिकी लेवल पर एक ही जाति के सदस्यों में जो विविधता देखने को मिलती है, इसको कहोगे आनुवांशिकी विविधता।
क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको याद रखना है बेटे, दूसरी ध्यान रखना इसी का है कि भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न धान यानी चावल तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती है। तो ये भी आनुवांशिक लेवल ही दर्शाते हैं बेटे कि देखो 1,000 यानी 50,000 से ज्यादा तो किसकी यानी धान की जातियां पाई जाती है और 1,000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती है। तो ये आनुवांशिकी लेवल पर बेटे ये अलग अलग होता है। आगे यहां पर सेकंड नंबर पर आता है स्पीशीज विविधता यानी जातीय विविधता। तो ये विभिन्नता जाति लेवल पर देखने को मिलती है, यानी किसी एरिया में बेटे कम जातियां होगी, किसी एरिया में ज्यादा जातियां होगी। तो जाति लेवल पर पर्टिकुलर आवास में किसी जाति लेवल पर जो विविधताएं देखने को मिलेगी तो ये विविधताएं होती है जातीय विविधता। तो याद रखना बेटे, जाति लेवल पर पाई जाने वाली जो विविधता है इस विविधता को कहोगे जातीय विविधता। जैसे उदाहरण दे रखा है कि पश्चिमी घाट की जो उभयचर जातियों की विविधता है यह पूर्वी घाट से ज्यादा है। मतलब ये आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे बाय द वे कि पश्चिमी घाट में जो उभयचरों की जो जातियां है ये जातियां बेटे पश्चिमी घाट की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक क्षेत्र में जीव सेम रहेगा बेटे, एक क्षेत्र में किसी जीव की जाति कम होगी तो दूसरे क्षेत्र में उसी जीव की जातियां ज्यादा होगी। तो यहां आपको याद रखना है अगर जाति लेवल पर किसी क्षेत्र में जाति लेवल पर बेटे विविधता पाई जाती है तो उसे कहा जाएगा जातीय विविधता। जैसे यहां पर आप देखो उभयचर मेंढकों की जातियां हैं तो बेटे पश्चिमी घाट में इनकी जातियां पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा पाई जाएगी। तो ये विविधता हो गई कि पूर्वी पश्चिमी घाट में उभयचर की जातियां ज्यादा है जबकि पूर्वी घाट में बेटे इनकी जातियां कम है। तो ये जाति लेवल पर पाई जाने वाली विविधता है। आगे आप देखिएगा बेटे पारिस्थिति इकोलॉजिकल यानी तीसरी जो विविधता है वह है इकोलॉजिकल विविधता यानी इसको कहेंगे इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। अब देखिएगा बेटे ये इकोलॉजिकल को कैसे याद करोगे तो ये विविधता इकोसिस्टम लेवल पर है, ये विविधता इकोसिस्टम लेवल पर है। इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम तो याद है ना कई प्रकार के घटकों के माध्यम से बनता है तो वो भी यहाँ पर देखना है। तो बेटे जैव विविधता में एक तो आनुवांशिकी स्तर या आनुवांशिकी बायोडायवर्सिटी, दूसरा है बेटे स्पीशीज बायोडायवर्सिटी और तीसरा है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। जो जेनेटिकली बायोडायवर्सिटी है वो आनुवांशिकी लेवल पर विविधता प्रदर्शित करती है, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी जाति लेवल पर विविधता प्रदर्शित करती है और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी ये इकोसिस्टम लेवल की विविधता प्रदर्शित करती है। यानी किसी आवास में बेटे अलग जाते हैं, किसी आवास में अलग जाते हैं, ये देखने को मिलेगी। तो देखो आप यहाँ पर कि जैसे भारत के रेगिस्तान या वर्षावन या मैंग्रोव वनस्पति या कोरल रीफ या फिर आर्द्र भूमि या ज्वालामुखी का मुख या फिर एल्पाइन क्षेत्र का इकोसिस्टम में जो भिन्नता है वह स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से ज्यादा है। यानी नॉर्वे बेटे एक देश है जिसको स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र कहा जाता है। तो वहां पर भारत के अंदर कहां पर रेगिस्तान में, वर्षावन में, मैंग्रोव वनस्पति में, कोरल रीफ में और साथ में ज्वालामुखी का जो मुख होता है वहां पर या एल्पाइन क्षेत्र में जो बेटे जिनके इकोसिस्टम की जो विविधता है वह एक तरह से स्कैंडिनेवियाई देश का जो नॉर्वे है वहां से अधिक है। नॉर्वे से पूरे देश के अंदर नॉर्वे की पूरे देश की बायोडायवर्सिटी और हमारे भारत देश में ये जो रेगिस्तान वगैरह है यहाँ की डायवर्सिटी से भी कम है। यानी हमारे भारत देश में रेगिस्तान है, वर्षावन है, यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी वो बेटे नॉर्वे देश की बायोडायवर्सिटी से भी ज्यादा है। तो ये है जातीय यानी इकोलॉजिकल, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के अनुसार पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी। प्रकृति की इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्रित होने में या विकास में लाखों वर्षों का समय लग गया। यस बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रकृति की इस विशाल जैव विविधता को बनने में या इसके विकास में बेटे लाखों वर्षों का समय लगा है। संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन और रखरखाव के लिए जैव विविधता और इसका संरक्षण
एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दा बन चुका है। क्योंकि ये तो याद है बेटे कि संसार के अधिकतर लोग जो इस धरती पर रहते हैं, तो इस धरती पर रहते हैं बेटे, तो हमारे जीवन और उसके रख रखाव के लिए बायोडायवर्सिटी का संरक्षण एक बहुत आर्थिक मुद्दा बन चुका है। क्योंकि बेटे अगर अपन हमारे आसपास की प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, जिस एरिया में अपन रहते हैं, अगर वहां के पेड़ पौधों को पूरा काट देंगे तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटे कि हमारे जीवन के रख रखाव के लिए बायोडायवर्सिटी का रख रखाव रखना या बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। आगे आप देखिएगा बेटे, यहां पर एक जो है संस्था है बेटे, जिसको आपने भी कभी नाम सुना हो, IUCN, यानी बेटे इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये 2004 में स्टेब्लिश हुई बेटे, जिसको IUCN कहा जाता है। तो इस IUCN के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादप की संख्या 1.5 बिलियन से कुछ अधिक है। यानी बेटे IUCN के अनुसार अभी तक पादप और जंतुओं की जो संख्या है वो 1.5 मिलियन के लगभग इनकी संख्या बताई गई है। आकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं, उनमें से कुछ तो बेटे सेक्शन अनुमान मात्र है कि वर्गीय समूह की जातियों की खोज उष्ण कटिबंधीय देशों की तुलना में जो शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण हुई है। तो ये भी याद रखना बेटे, जो टेम्परेट जोन होता है वहां पर जो है जातियां ज्यादा खोजी गई बशर्ते ट्रॉपिकल क्षेत्र से। उष्ण कटिबंधीय बहुत सी जातियां अभी खोजना बाकी है। तो सबसे ज्यादा जातियों को जो डिस्कवर किया वो टेम्परेट जोन में किया बेटे, जबकि जो है उष्ण शीतोष्ण जो क्षेत्र है यानी जो ट्रॉपिकल देश है वहां पर अभी जातियों को खोजना बाकी है। तो अभी पूरी जातियां खोजी नहीं गई है। ऐसा अनुमान है कि अभी केवल 22% बायोडायवर्सिटी का पता लगा है बेटे धरती पर। अभी तो कम से कम 70 से 80% बायोडायवर्सिटी को खोजना बाकी है। तो यहाँ आप देखिएगा, रॉबर्ट मे द्वारा एक अधिक संतुलित और वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन जातीय विविधता का लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन तक मानता है। यानी बेटे जैव विविधता को ये 7 लाख तक जातियों को ये मानता है। पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलू वर्तमान में उपलब्ध जातियों की सूचियों के आधार पर देखने को मिलता है। यानी अब अपन यहाँ ये देखते हैं बेटे कि वर्तमान में धरती पर कौन कौन सी कितनी कितनी संख्या में जातियां पाई जाती है। तो यहाँ आप देखो सभी आकलन जातियों में 70% से अधिक तो क्या है बेटे, जंतु हैं। ये याद रखना 70% तो जंतु है, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी जैसे पादपों को मिलाकर यहाँ पर केवल कितना परसेंट बनता है, 22% बनता है। यानी बेटे यहाँ पर अगर आप सजीव की बात करोगे तो यहाँ पर जो जंतु हैं तो ये जंतु तो बेटे यहाँ पर देखने को मिलेंगे 70%, और जो पादप प्रजाति है पादप तो ये यहाँ पर कितने 22% ही देखने को मिलेंगे। बाकी सूक्ष्म जीव प्रोक्यूरियोटिक जो अभी खोजे नहीं जा चुके हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अभी आकलन जातियों में अगर आप देखेंगे तो 70% या इससे ज्यादा तो बेटे जंतु हैं, और जबकि पादपों में जिसमें शैवाल भी आ गया, कवक, ब्रायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, टेरिडोफाइट, इन सब पादपों को मिलाकर मात्र 22% से भी कम जो है जातियां खोजी गई है। तो याद रखना बेटे बायोडायवर्सिटी में जंतु 70% के लगभग बताए जाते हैं और पादप जो है लगभग 20 से 22 या 22 से 25% के लगभग पादप बताए जाते हैं। आगे आप देखिएगा बेटे जंतुओं में भी कीट सबसे अधिक जातीय वर्ग का समूह है और संपूर्ण जातियों का 70% से अधिक है। बेटे ये भी याद रखना कि जंतुओं के अंदर देखो आपको ये 11th में पढ़ा होगा बच्चों कि सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। यानी अगर 12 लाख जातियां जंतुओं में पाई जाती है तो अकेले 10 लाख जातियां आपको ऑर्थोपोडा संघ में देखने को मिलेगी। ऑर्थोपोडा संघ में भी जो सबसे बड़ा वर्ग है वह है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। तो बेटे याद रखना कि जंतुओं में भी 70% जातियां
किसकी आप मानोगे? कीट की। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रह पर 10 जंतुओं में से 7 क्या होंगे? कीट होंगे। तो ये भी याद रखना। देखो बेटे, बायोडायवर्सिटी की बात करें तो धरती पर 70% से ज्यादा तो जंतु होंगे और 22 से बेटे 25% यहां पर प्लांट होंगे। अब 70% जंतुओं में की भी बात करें तो इनमें से भी 70% कीट होंगे और शेष अन्य जंतु होंगे, यानी हर 10 जंतुओं में से बेटे 7 क्या होंगे? कीट होंगे। तो ये भी याद रखना, क्योंकि इंसेक्टा सबसे बड़ा वर्ग होता है। संसार में कवक जातियों की संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप या स्तनधारियों से अधिक है। बेटे ये तो याद रखना कि अगर अपन कवक की बात करें तो कवक जातियां बेटे ये मछली से, उभयचारी से, सरीसृप से ये इनकी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि कवक जातियां यहां पर ज्यादा होगी। किस किस से बेटे? मछली से, एम्फीबिया से, सरीसृपों से और स्तनधारियों से। लेकिन बेटे जंतुओं में बात करोगे ना तो जंतुओं में मछलियों में यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है और उभयचारी में बेटे कम देखने को मिलता है। अभी मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा। तो यहां भी देख लो बेटे, कवक जो फंगस होती है उनमें जातियों की संख्या यानी मछली, उभयचर, सरीसृप से ज्यादा देखने को मिलती है। आगे आप देखिएगा बेटे कि यहां पर ये डायग्राम आप देखो, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना बेटे, तो ये डायग्राम यहां पर आप देखो, ये तो है अकशेरुकी जंतु। तो अकशेरुकी जंतु में ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक बेटे क्या है? ये है कीट। ये कीट हैं, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये लगभग कितना परसेंट होगा? 70%। उसके बाद में बेटे यहां से इतना सा ये मोलस्का है, फिर यहां से ये क्रेस्टेशिया है, ऑर्थोपोडा, मतलब ऑर्थोपोडा इसमें आ गया क्रेस्टेशिया, और यहां पर ये है अन्य प्राणी समूह। तो बेटे यहां से लेके यहां तक ये मात्र केवल यानी 70% ये है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया बनेगा ये यहां से लेके यहां तक का ये बनेगा बेटे 30%। ये 30%। तो ये थोड़ा सा देख ले कि कीट सर्वाधिक होंगे और अन्य जातियां वहां पर कम होगी। अब बात आते बेटे कोर्डेट्स में, यानी कशेरुकी जंतु वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा में याद रखना बेटे कि यहां से लेके यहां तक की बात करें अपन, तो ये जो यहां से यहां तक की जातियां हैं तो ये है बेटे फिश, है ना, ये मछलियां हैं। उसके बाद में ये यहां से, ये तो मैमल से ध्यान रखना, और ये इतने में बेटे यहाँ पर ये पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, और इधर यहाँ पर सरीसृप है और ये एम्फीबिया है। तो ये तो बेटे यहाँ पर मैमल्स हैं, ये एवीज हैं, ये यहाँ पर रेप्टिलिया हैं, और ये यहाँ पर एम्फीबिया है, और ये यहाँ पर पिसीज है। तो ये आप देखो कि बेटे मैमल्स और एम्फीबिया की संख्या बराबर है, उसके बाद में फिर बेटे इसकी संख्या ज्यादा और फिर रेप्टिलिया की संख्या भी। तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगी मैक्सिमम, यानी यहाँ पर आप देख लो कि 50% किसमें आ रहा है? मछलियों में, और बाकी बचे कोर्डेट जो हैं 50% वह स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप और एम्फीबिया के अंदर जा रहे हैं। प्लांट्स के अंदर आप देख लीजिएगा कि पादपों में बेटे यहां से यहां तक संख्या तो ये फंजाई की है, और इतने से यहां पर बेटे ये है हमारे पास में मोसेज ब्रायोफाइटा, ये यहाँ पर टेरिडोफाइटा, और बेटे यहाँ से ये इतनी संख्या जो है यहाँ से यहाँ तक यह आवर्त बीजी पौधों की है। उसके बाद में बेटे ये लाइकेन से यहाँ तक लाइकेन से, और फिर यहाँ से ये थेलोफाइटा है, ये है। तो यहाँ आप देख ले कि बेटे मोसेज भी थोड़े से हैं, और इस तरह से ये फन है, ये भी तरह से हैं, ये यहाँ पर आप देखें लाइकेन, ये भी तरह से है, और ये इस एरिया में ये पाए जाते हैं। तो ये आवर्त बीजी हैं, और अनावर्त बीजी तो बहुत रेयर ही होते हैं बेटे, और इतना ये यहाँ पर ये शैवाल देखने को मिलती है। तो इससे भी अपन को पादप जगत में भी ये पता लगता है कि जो कवक हैं यानी फंगस है ये सबसे ज्यादा है, ये बेटे यहाँ पर सर्वाधिक है। यानी यहाँ पर आप देखो कवकों की जो संख्या है वो बेटे मैमल्स वगैरह से ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। तो ये बायोडायवर्सिटी आपको टेबल से भी समझ में आ जानी चाहिए कि बेटे अकशेरुकी जंतुओं में कीट सबसे ज्यादा है, और कशेरुकी जंतुओं में मछलियां सबसे ज्यादा है, और पादपों में सबसे ज्यादा कौन है बेटे? कवक सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद में फिर बेटे ये आवर्त बीजी हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा मोसेज, फर्न और लाइकेन और
शैवाल हैं। तो ये आपको थोड़ा इससे याद रखना है। आगे आप देख लीजिएगा कि ये बात ध्यान होनी चाहिए कि प्रोक्यूरिटी की संख्या नहीं बताते हैं, यानी ये आकलन जो अभी अपन देख रहे हैं बेटे, ये प्रोक्यूरिटी की संख्या नहीं बताते हैं, यानी अभी हमने इसमें कहीं पर भी जीवाणु वगैरह का जिक्र नहीं किया है। वैज्ञानिकों का यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोक्यूरिटी की जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। भारत का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि क्षेत्र विश्व का 2.4% बेटे, ये याद रखना है। भारत की जो जातीय विविधता है वह 8.1% है, ये आपको याद रखना है। यही कारण है कि संसार के महाविविध देशों में भारत भी एक है। भारत में लगभग 45,000 जातियां तो पादप की होती है और इससे दुगनी जातियां बेटे जंतुओं की मौजूद होती है। तो ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत में या पूरे इसमें विश्व में, तो बेटे यहां पर भारत की बात करें अपन तो 45,000 तो पादप जातियां भारत में पाई जाती है और बेटे इससे दुगनी लगभग 90,000 जातियां जीव जंतुओं की यहां पर पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का भूमि क्षेत्र तो 2.4% है, भारत की जो जातीय विविधता है वह 8.1% है और भारत में लगभग 45,000 जातियां तो पादपों की पाई जाती है और लगभग 90,000 जातियां बेटे जंतुओं की पाई जाती है। तो यहां आपको याद रखना है। रॉबर्ट मे का एक आकलन ने स्वीकार किया कि अभी तक कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है, यानी रॉबर्ट मे बेटे वैज्ञानिक है और इसने कहा है कि अभी तक केवल इस धरती पर 22% जातियों को ही खोजा गया है। तो इस अनुपात से भारत की जो विविधता का आकलन करें तो बेटे ध्यान रखना 1 लाख से अधिक तो यहां पर पादप हैं, 3 लाख से अधिक यहां पर जंतुओं की खोज हो चुकी है और वर्ण यानी बेटे अभी तो यह है कि 22% जातियों को ही खोजा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अभी बेटे भारत के अंदर अभी 1 लाख जातियों को तो पादप की को खोजा जाना है और 3 लाख से ज्यादा जंतु जातियों को खोजना अभी शेष है। तो ये बेटे आपको याद रखना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना प्रतिशत मानव शक्ति और समय की आवश्यकता होगी ये तो आप भी जानते हैं बेटे। ये स्थिति और भी अधिक, अब देखो बेटे अगर बाय द वे ये नहीं खोजा गया तो ये स्थिति कब अधिक भयावह हो सकती है, जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो ये भी डर सताता है बेटे कि अगर बायोडायवर्सिटी में देखो अभी अपन ने क्या कहा कि अकेले भारत के अंदर 1 लाख जातियां तो पौधों की खोजी जानी है और 3 लाख जातियां भी जंतुओं की खोजी जानी है। तो बेटे ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी कि अगर कोई जाति खोजे जाने से पहले ही विलुप्त हो जाए तो वह मानव को पता ही नहीं लगेगा कि ये जाति वास्तव में धरती पर भी थी या नहीं थी। तो ये भी इसका भी डर यहां पर सताता है। ठीक है, तो बेटे ये था हमारे पास में आज का टॉपिक जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी। तो आई होप बेटे ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसको अच्छी तरह से पढ़े कि बायोडायवर्सिटी क्या है। इसमें डाटा दे रखे हैं बेटे, ये डाटा आपको याद रखने हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना था, कितने % जातियां खोजी, कितनी जातियां खोजी, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।